सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0 और मैं शिवम दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग की अब तक के सेशन में हमने पढ़ा था एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, किस प्रकार की डाइवर्सिटीज वहां पर कहां पर बेल्जियम जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है, वहीं पे श्रीलंका जो कि एशिया कॉन्टिनेंट का छोटा सा एक देश है, इन दोनों के यहाँ कैसे डाइवर्सिटीज है, कैसे एथनिसिटी वहां पे एग्जिस्ट करती है और दोनों ने अपने अपने यहाँ अब किस प्रकार से अपने अपने डाइवर्सिटीज को, नीड ऑफ पावर शेयरिंग को, डिमांड ऑफ पावर शेयरिंग को कैसे हैंडल करेंगे और इसका एक्सपेक्टेड रियलिटी और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या देखने को मिलेगा, ये हम लोग आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो हमने इसके पहले सेशन में डिस्कशन किया था कि बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन कैसा है, श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन कैसा है। तो बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम में हमने देखा था 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। किस रीजन में रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में, और बोलते हैं डच लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? डच लैंग्वेज। और वहीं पर 40% लोग जो हैं वेलोनिया रीजन में रहते हैं और बोलते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। बाकी रिमेनिंग 1% वहां पे जो पॉपुलेशन है वो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। क्या है? जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। बात करें अगर इसकी कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की, कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की अगर बात करें तो वहां पे 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को बोलती है, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। बाकी 20% जो लोग हैं वो बोलते हैं डच लैंग्वेज को। यानी कि जो देश में मेजोरिटी में है वो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में माइनॉरिटी में है, और जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में मेजोरिटी में है वो ऑल ओवर द कंट्री बेल्जियम की अगर बात करें तो वहां पे माइनॉरिटी में है। उसी प्रकार से श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन में हमने देखा था कि 74% वहां पे सिन्हाला स्पीकर्स हैं। कौन से स्पीकर्स हैं? सिन्हाला स्पीकर्स हैं। बाकी 18% लोग वहां पे तमिल स्पीकर हैं। अब इस तमिल स्पीकर्स में दो सब ग्रुप बन जाते हैं। कौन कौन से? एक आपका और एक आपका, यानी कि एक बन गया 30%, एक बन गया 5%। तमिल स्पीकर में दो सब ग्रुप, एक 13% और एक 5%। 13% क्या है? श्रीलंकन तमिल। क्या है? श्रीलंकन तमिल, जिसको हम लोग तमिल नेटिव्स भी बोल सकते, श्रीलंकन नेटिव्स भी बोल सकते हैं, जो वहां के मूल निवासी हैं। बाकी 5% जिनको हम बोलते हैं इंडियन तमिल। क्या बोलते हैं? इंडियन तमिल्स, जिनकी फोर फादर आपके जो है भारत में जब ब्रिटिश सत्ता थी, ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी, उस वक्त कॉलोनियल पीरियड्स में प्लांटेशन वर्किंग कराने के लिए तमिलनाडु, जो कि सदर्न, भाई श्रीलंका जो है सदर्न कास्ट ऑफ तमिलनाडु में ही तो स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार जिसको पाकिस्तान सिटी बोलते हैं, वहीं पे बगल में श्रीलंका है। तो यहीं से लोगों को उठाकर वहां ले जाया जाता था प्लांटेशन वर्क के लिए, और फिर वहीं पे वो रह गए। तो जो ऐसे तमिलियन जो वहां भारत के थे, वहां जाके काम के दरमियान में वहां जाके रह गए, काम करने लगे, और इनके पूर्वज फिर वहीं पर रह गए, तो उनको बोला गया इंडियन तमिल्स, जिनकी आबादी थी 5%। तो उस तरीके से बेल्जियम और श्रीलंका दोनों का एथनिक कंपोजिशन हमने देखा था। आज के सेशन में 3 क्वेश्चन, 3 शानदार मजेदार जबरदस्त क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं, और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आफ्टर दिस सेशन आप देने के कैपेबल हो सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, द टर्म एलम स्टैंड फॉर। एलम का मतलब क्या है? एलम का मतलब क्या है? ये एक पॉइंट है। अब इसमें गवर्नमेंट का, इसका मतलब होता है स्टेट होता है, कंट्री होता है, पॉलिटिकल पार्टी होती है। अब ये क्या होता है? जब आप इस पूरे सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इन श्रीलंका इमर्ज एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री। भाई श्रीलंका आजाद कब हुआ? उसका भी जवाब आपको इस सेशन में मिलने वाला है। 47, 48, 49, 50। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय द एक्ट पास इन 1956। यानी कि आपको कुछ ऐसे फैक्ट फिगर हैं जो आपको इस सेशन के अंतर्गत लेके चलने हैं। जब आप पढ़ते जाएंगे तो ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते चले जाएंगे। क्या होते जाएंगे? मिलते चले जाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन की बात करें तो अब हमने देखा दोनों देशों की, जो बेल्जियम और श्रीलंका, जो छोटे छोटे देश हैं, अपने यहाँ किस प्रकार के डाइवर्सिटीज को एग्जिस्ट करके बैठे हुए हैं। अब ये कैसे अपने यहाँ की डाइवर्सिटीज को हैंडल करेंगे, ये एक मेजर क्वेश्चन बन जाता है। तो बात करें सबसे पहले श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने अपने यहाँ मेजोरिटी को, अपने यहाँ जो है डाइवर्सिटीज को हैंडल करने के लिए मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया, मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया। अर्थात वहां पे जो मेजर कम्युनिटी थी, मेजोरिटी कम्युनिटी थी, जिसका नाम था सिन्हाला। क्या नाम था? सिन्हाला। वो कैसे क्या करती है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ये मैप आप जानते भी होंगे श्रीलंका का, लेकिन श्रीलंका इमर्ज्ड एंड इंडिपेंडेंट नेशन
इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका जो है 1948 में आज़ाद होता है, उसी समय इसकी आज़ादी होती है 1948 में। बात करें इसके लीडर्स की, जो लीडर थे, अब चूंकि देखिए ध्यान समझिएगा, ये चाहे बेल्जियम हो चाहे श्रीलंका हो, ये दोनों अपने आप को डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में क्लेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट है, व्यवस्थाएं हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट किस पॉलिसीज के थ्रू चलेगी, रन करेगी, ये एक बड़ा मैटर है। मतलब कि द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटीज sought to secure dominance over the government by virtue of their majority। मेजोरिटी में कौन है? इतनी कंपोजिशन आपको याद होना चाहिए। सिन्हाला कौन है? सिन्हाला। और वो कितने परसेंट हैं? 74%। अब चूंकि गवर्नमेंट में भाई ऑल ओवर द कंट्री सिन्हाला मेजोरिटी कम्युनिटी है, अधिक संख्या है उनकी 74%। तो जो गवर्नमेंट बनती है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट बनती है, वो तो ठीक है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, लेकिन वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अब वो इन चीज़ों से क्या हो जाएगी? प्रभावित हो जाएगी, और गवर्नमेंट को इन चीज़ों के हिसाब से चलना पड़ जाएगा, क्योंकि भाई वोट का सिस्टम आप जानते ही हैं सारी चीज़ें। तो द लीडर्स ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी सॉट, जो लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटी के, वो अपना डोमिनेंस को सिक्योर करने के लिए, और वो डोमिनेंस किस आधार पे, किस गुणवत्ता के आधार पे हो रहा है? तो वो उनकी मेजोरिटी के आधार पे, यानी कि उनकी मेजोरिटी है, इस गुण की वजह से अपने डोमिनेंस को क्रिएट करने का प्रयास करते हैं, और किए भी। सो एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडोप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टेब्लिश द सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो इसकी वजह से जो वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, कहाँ की? श्रीलंका की। भले वो कैसी भी गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थी, लेकिन मेजोरिटी कम्युनिटी क्या है? सिन्हाला। और सिन्हाला के लीडर अपनी कम्युनिटी का जो है डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं एडॉप्ट कर लेती है अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स। ऐसे सभी मेजोरिटेरियन मेजर्स को एडॉप्ट कर लेती है, जिसके माध्यम से सिन्हाला सुप्रीमेसी को, ये पॉइंट आप की वर्ड से आप याद रखेंगे, जिससे सिन्हाला सुप्रीमेसी क्या हो सके? स्टेब्लिश हो चुके। अब यहाँ पे एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए, और आ भी गया होगा, कि व्हाट डज द मेजोरिटेरियनिज्म मीन्स, यानी कि मेजोरिटेरियनिज्म जो एक शब्द आया है उसका मतलब क्या है? ये आपको थोड़ा सा, इसको भी आपको समझते हुए चलना है। भाई श्रीलंका आज़ाद हो गया 1948 में। आज़ादी के बाद सरकार बन गई, तो वहाँ के जो लीडर्स थे, सिन्हाला लीडर्स जो कि मेजोरिटी में हैं, और वो लीडर्स अपने डोमिनेंस को क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये अपने डोमिनेंस को क्रिएट करना चाहते हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो बनती है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, वो भी ऐसे सभी मेजर्स को कैसे मेजर्स को? मेजोरिटेरियन मेजर्स को अडॉप्ट कर लेती है, जिससे कि क्या हो सके? सिन्हाला सुप्रीमेसी स्टेब्लिश हो सके। अब यहाँ पे मेजोरिटी की बातें सुनी जा रही, मेजोरिटी की बातें कही जा रही हैं, यानी यहाँ जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही है, मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो मैटर आता है कि मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है? तो अब बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल, एक ऐसा विश्वास जिसमें यह माना जाए कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल, कि सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी ही शुड बी एबल टू रूल, योग्य होनी चाहिए शासन करने के लिए। यानी कि आई बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल इन whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। चाहे इसके लिए, चाहे जैसे भी हो, मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी का ही रूल होना चाहिए, ये चीजें हैं। और ये बोला कि चाहे जैसे भी, चाहे इसके लिए बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, इसके लिए चाहे विशेष को, नीड्स को, डिमांड को, किसकी? माइनॉरिटी को भले डिसरिगार्ड करना पड़ जाए, लेकिन ये चीजें मानी जाए कि हमेशा जो है डोमिनेंस किसका हो? मेजोरिटी का हो। तो एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा बिलीव दैट कि मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल, मेजोरिटी जो कम्युनिटी होती है वही होनी चाहिए योग्य शासन करने की। यानी मेजोरिटी किसी देश में जो मेजर कम्युनिटी है, जो अधिक है, बहुसंख्यक जिसको बोल सकते हैं, वही कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल होनी चाहिए इन विचएवर इट वे वांट। यानी चाहे जैसे भी, इसके लिए चाहे माइनॉरिटी के विशेष को, नीड को, कंसर्न को, डिमांड को भले डिसरिगार्ड करना पड़ जाए, लेकिन एक चीज फॉलो करना चाहिए कि हमेशा मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल। तो ऐसी विचारधारा, ऐसी आइडियोलॉजी क्या कहलाती है? मेजोरिटेरियनिज्म। तो आई होप ये चीजें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी। अगले पॉइंट्स की अगर बात करें, मैप आपको याद होना चाहिए बिल्कुल बाकायदा अच्छे से। मैप की बात करें, इसके बाद अब गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियन पॉलिसीज को, मेजोरिटेरियनिज्म क्या बोल सकते हैं, मेजर्स को अडॉप्ट कर लिया, मेजोरिटेरियन मेजर्स को अडॉप्ट कर लिया।
अब वहां पे मेजोरिटेरिज्म कैसे इंप्लीमेंट होता है, जिसकी वजह से सिन्हाला सुप्रीमेसी को बार बार स्टेब्लिश करने का जो मार्ग है प्रशस्त हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो सबसे पहला काम, स्टेप फॉर द सिन्हाला सुप्रीमेसी, मतलब वो सभी स्टेप जिसके माध्यम से सिन्हाला सुप्रीमेसी क्या हो रही है, स्टेब्लिश होते हुए देखने को मिल जाती है। कहां पर? श्रीलंका पे। यानी कि इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दस डिसरिगार्डिंग तमिल। चूंकि दो कम्युनिटी है और भी कम्युनिटी है, लेकिन ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि 1956 में ये एक एक्ट पास किया जाता है जिसके माध्यम से सिन्हाला को, जो सिन्हाला स्पीकर्स लोग हैं उनके लिए, चूंकि वो मेजोरिटी में है, तो उनको कैसे प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, वो सिन्हाला लैंग्वेज को ओनली ऑफिशियल है, ऐसा नहीं कि और तमाम भाषाएं हैं, सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को ही ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है एक ऐसे एक्ट के माध्यम से जो 1956 में क्या हुआ था, पास होता था। और इसके माध्यम से डिसरिगार्डिंग तमिल, जो तमिल लैंग्वेज है उसको डिसरिगार्ड करते हुए सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो पहला मेजर्स ये हमें देखने को मिल जाता है जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि सिन्हाला सुप्रीमेसी का एस्टेब्लिशमेंट श्रीलंका में शुरू हो चुका है। इसके बाद the government followed preferential policies that favored Sinhala applicants for university positions and government job. The government followed preferential policies मतलब आप देखिए पक्षपात पूर्ण तरीके से जो है पॉलिसीज आना शुरू हो गई है। भाई ये गवर्नमेंट क्या करती है, सभी एस्पेक्ट को, देश में जितने भी आर्गन्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उन सभी को समान तरीके से काम करती है। कोई भी काम करे सभी कम्युनिटी के लिए करती है। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो गवर्नमेंट है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो करना शुरू कर देती है, एक पक्षपातपूर्ण तरीके से अपनी नीतियों को लाना शुरू कर देती है, जिसके माध्यम से जितने भी सिन्हाला एप्लीकेंट्स हैं, सिन्हाला एप्लीकेंट्स उनके लिए यूनिवर्सिटी पोजीशंस हो या गवर्नमेंट जॉब हो, उन सभी चीज में गवर्नमेंट क्या करने लगी, फेवर करने लगी। और अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड, एक नया संविधान स्टिपुलेटेड यानी तैयार किया जाने लगा, जो कि दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, जिसमें कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, जिसमें स्टेट यानी कि देश, सरकार, राज्य, वो जो व्यवस्था है, जो गवर्नमेंट है, खुद शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म क्यों? क्योंकि सिन्हाला जो लोग हैं, मैक्सिमम जो सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं वो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। तो गवर्नमेंट भी शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, वो भी एक ऐसा संविधान को तैयार कर दिया गया जिसके माध्यम से देश, सरकार, व्यवस्था खुद ही किस धर्म को, बौद्ध धर्म को क्या करे, प्रोटेक्ट और फोस्टर करे, प्रोटेक्ट और फोस्टर करे। तो भाई ये तीनों मेजर्स देखने के बाद हमको लग गया कि भाई गवर्नमेंट पूरी तरीके से सिन्हाला एप्लीकेंट की तरफ जो है अपना जो है झुकाव दिखाने को, मतलब झुका रही है, अपना झुकाव दिखा रही है। दूसरी चीज, इन्हीं सब मेजर्स के माध्यम से अपनी सिन्हाला सुप्रीमेसी को श्रीलंका में स्टेब्लिश होते हुए देखने को मिल जाता है। लेकिन जब ये मेजर्स आप जानते हैं एडोप्ट करे जाएंगे, इसका कुछ इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट? तो ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशंस अमंग द श्रीलंकन तमिल। अब आप बताइए, एक परिवार में दो लोग हैं अगर, और उन दोनों में एक को जो राइट्स दिए जा रहे हैं, एक को राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो दूसरे के अंदर फीलिंग ऑफ एलिनेशन अपने आप आना स्वाभाविक है, लाजमी है। क्यों? क्योंकि भाई उसको पावर शेयरिंग उसके साथ हो रही है, उसके साथ पावर शेयरिंग नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ एलिनेशन यानी अलगाव का जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो वही चीज़ श्रीलंका में भी देखने को मिल जाती है कि जितने भी ये गवर्नमेंट मेजर्स हैं वन बाय वन अडॉप्ट करे जाने लगे, जिसकी वजह से जो तमिल स्पीकर थे वो फीलिंग ऑफ एलिनेशन जैसी चीज़ों से क्या होने लगे, भाई ग्रसित होने लगे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। और बाकी ये जो पूरे कार्यक्रम है सिन्हाला सुप्रीमेसी के एस्टेब्लिशमेंट का, वो आप देख सकते हैं। That they felt that the none of the major policies, और क्या महसूस कर रहे हैं वो, और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सब पॉलिसीज का, कि वो ये महसूस कर रहे हैं कि none of the major political party led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। उनको ये भी रियलाइज होने लगा कि चाहे कोई भी नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई गवर्नमेंट हो या बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स हों, वो
सेंसिटिव नहीं है, उनके अंदर कोई भी संवेदना नहीं है। किसके प्रति? उनकी लैंग्वेज के प्रति, उनकी कल्चर के प्रति। यानी तमिलियन के अंदर फीलिंग ऑफ एलिनेशन पैदा होने लगा इन सभी मेजर्स की वजह से, और वो ये भी सोचने लगे, महसूस करने लगे कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हो, कोई बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स हो, वो उनकी लैंग्वेज के, उनके कल्चर के प्रति संवेदनशील नहीं है, सेंसिटिव नहीं है। एंड दे फेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और यहाँ तक कि वो महसूस करने लगे कि संविधान और सरकार बातें चल रही है श्रीलंका की, ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं डिनाई करती है किस चीज़ के लिए? देने के लिए कि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। यानी तमिलियन ये महसूस करने लगे चाहे संविधान हो चाहे सरकार हो, ये दोनों लोग उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने की बातों से बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ना ही देना चाहते हैं, और discriminated against them in getting jobs and other opportunity and ignored their interest। और इनकी वजह से उनके साथ भेदभाव हो रहा है, चाहे वो जॉब्स की बात हो, चाहे अपॉर्चुनिटी की बात हो, चाहे किसी प्रकार से उनके इंटरेस्ट को इग्नोर करने की बात हो, ये सारी चीज़ें तमिल के लिए कंसर्न बनते हुए शुरू हो रही है। जैसे जैसे सिन्हाला सुप्रीमेसी को स्टेब्लिश करने का प्रोसेस बढ़ रहा है, फीलिंग ऑफ एलिनेशन तमिल के अंदर भी, तमिल सिविलियंस के अंदर भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। सो एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है कि द रिलेशन बिटवीन द सिन्हालास एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर द टाइम। समय बदलता गया, दोनों कम्युनिटी के बीच में क्या तनाव बढ़ने लगे, दिन प्रतिदिन क्या होने लगे? तनाव जो है बढ़ने लगे, स्ट्रेंड ओवर टाइम। सिन्हाला और तमिल दोनों कम्युनिटी के बीच में आपके तनाव बढ़ते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। सो इसके बाद जब आपके मेजोरिटेरियन मेजर्स अडॉप्ट किए गए तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो इसके साथ हम जानते हैं कि फीलिंग ऑफ एलिनेशन श्रीलंकन तमिल जो तमिलियन थे उनके अंदर आने लगा। और जब आने लगा तो उनका रिएक्शन क्या रहा? कुछ उन्होंने भी तो रिएक्शन किया होगा। जितने भी मेजर्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, इस मेजर्स के एक्शन मतलब इस जितने भी कार्यवाही चल रही है सरकार के द्वारा, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को फेवर किया जा रहा है, उनके लिए पॉलिसीज बनाई जा रही है, उनके लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा है, और इनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो इनका भी तो कुछ रिएक्शन होगा। तो इनका भी कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिल जाता है। ये रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, ये मैप आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस पार्ट में श्रीलंकन तमिल्स हैं, किस पार्ट में सिन्हाला हैं, किस पार्ट में इंडियन तमिल्स हैं। ये थोड़े छोटे छोटे फैक्ट्स फिगर हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल दिए गए हैं, आप उसको एकदम बिल्कुल तैयार रखिए, क्योंकि वो कभी भी क्वेश्चन एमसीक्यू, जैसे कि हमने शुरुआत में ही पहला एमसीक्यू देखा, उसमें पहले एमसीक्यू में ही यही क्वेश्चन यहीं से है। तो आप मैप को बिल्कुल जो है बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, मैप को आप देखते समझते और पढ़ते चलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। The Sri Lankan Tamils launched partisan struggle for the recognition of Tamil as an official language। भाई उनकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया नहीं गया था, सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो तमिल थे वो भी अपनी भाषा को, तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए पार्टीज स्ट्रगल तमाम चीज़ें शुरू कर दिए। एंड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। तो जो जो चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, जॉब की बात हो, अपॉर्चुनिटी की बात हो, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात हो, जो जो चीज़ें उनको लग रहा था उन सभी चीज़ों को गेन करने के लिए, पाने के लिए वो पार्टीज स्ट्रगल तमाम चीज़ें लॉन्च करना शुरू कर दिए। कौन? तमिलियंस, तमिल जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसको सुना जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? सिन्हालिस गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से इसको डिनाइड कर दिया गया। एंड बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम। ये तमिल इलम जो है, इलम बोलिए, इसका इलम का मतलब होता है क्या? स्टेट। इलम का मतलब क्या होता है? स्टेट। तो पहला एमसीक्यू जो आपने देखा था उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि व्हाट डज इलम स्टैंड फॉर। तो इलम मतलब होता है स्टेट। क्या होता है? स्टेट होता है। तो 1980 तक आते आते तमाम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गए और ये डिमांड करने लगे कि चलो भाई, जब हमको तुम कोई राइट नहीं देना चाहते हो, हमको कोई अधिकार नहीं देना चाहते हो, हमारे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स को तुम डिनाई कर रहे हो, देन गुड, कोई बात नहीं, हमको इंडिपेंडेंट कर दो, तमिल इलम बना दो। वो भी किस पार्ट में? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द श्रीलंका। क्योंकि उनकी जो कंसंट्रेशन श्रीलंकन तमिल की बात करें, ओवरऑल तमिल स्पीकर्स की बात करें, तो वो नॉर्थ और ईस्टर्न, नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैप जब आप देखेंगे तो नदर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में उनका कंसंट्रेशन देखने को मिल जाता है।
तो वो कहते हैं चलो भाई हमको जो है इंडिपेंडेंट तमिल इलम बना दो, हमको एक स्वतंत्र देश बना दो, स्वतंत्र राज्य बना दो, हम अपनी चीज़ें खुद देख लेंगे। जब आप हर चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, देन कोई दिक्कत नहीं, हमको जो है इंडिपेंडेंट तमिल इलम बना दो। बट ये चीज़ें भी क्या कर दी गई, डिनाई कर दी गई, और वो मांग रहे थे किधर, नदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स में। So the distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. लेकिन जब इस चीज़ों को मना कर दिया गया तो widespread conflict क्रिएट होता है दोनों कंडीशंस में, दोनों कम्युनिटीज़ में, श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हाला कम्युनिटी दोनों के बीच में बड़े तरीके से क्या बोल सकते हैं उसको, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। एज अ रिजल्ट सिविल वार जैसी कंडीशन वहाँ पे, कहाँ पर, श्रीलंका में देखने को मिल जाती है। और फाइनली हम जानते हैं कि सिविल वार किसे कहते हैं। तो सिविल वार वो कंडीशन होती है जिसमें किसी देश के अंदर के आपस के ही नागरिक आपस में क्या होने लगे, युद्ध जैसी स्थिति को क्रिएट कर दे, लड़ने लगे, आपस में ही नागरिक देश के अंदर लड़ने लगे, तो इसको बोलते हैं गृह युद्ध। क्या बोलते हैं, गृह युद्ध जिसको बोलते हैं। तो श्रीलंका में हमें देखने को मिल गया कि उनके हर राइट्स के लिए जब बात की जाए सिन्हाला गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन्होंने हर चीज़ को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। जब डिनाई कर दिया तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, हमको या तो ये सारी चीज़ें दे दो, नहीं दे रहे हो तो जब तुम हर चीज़ को क्या कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो, तो ऐसा करो कि हमको क्या बना दो, इंडिपेंडेंट तमिल इलम बना दो, इंडिपेंडेंट तमिल इलम बना दो। जब इस चीज़ को भी डिनाई कर दिया गया तो फिर ये दोनों कम्युनिटी के बीच में ये पूरी स्थिति वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होती है और जल्द ही ये चीज़ पूरे श्रीलंका में फैल जाती है और सिविल वार जैसी कंडीशन वहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। तो हमने देखा कि श्रीलंका में जो मेजर कम्युनिटी थी, मेजोरिटी में जो कम्युनिटी थी जिसको हम बोल सकते हैं सिन्हाला कम्युनिटी, उसने पावर को कंसोलिडेट करके अपने पास रख लिया, पावर को शेयर नहीं किया, जिसकी वजह से जो अदर दूसरी जो कम्युनिटी थी उसके अंदर भाई रिजेंटमेंट था, असंतोष था। उसने अपने डिमांड को किया कि भाई हमको भी पावर दो, हमको भी पावर शेयर करो। तो जब पावर शेयर नहीं किया गया तो एज ए रिजल्ट वहाँ पे कंडीशन पूरी तरीके से भयावह हो गई, सिविल वार जैसी कंडीशन देखने को मिल जाती है और तमाम ऐसे पार्टी स्ट्रगल, खून खराबा, ऐसी तमाम चीज़ें श्रीलंका में देखने को मिल जाती है ड्यूरिंग दोज पीरियड। तो कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आ रहा है कि पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी गुड, यानी कि पावर शेयरिंग होनी ही चाहिए। नहीं हुआ तो एक छोटे देश में भी इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, इतना बड़ा सिविल वार देखने को मिल जाता है। अब दूसरे कंट्री की बात करें जिसका नाम है बेल्जियम। क्या नाम है, बेल्जियम। तो बेल्जियम ने अपने यहाँ किस पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, तो उस पॉलिसीज का नाम था एकोमोडेशन। क्या नाम था, एकोमोडेशन। यानी कि उसने मेजोरिटी का सहारा लिया, मेजोरिटेरिज्म को इंप्लीमेंट किया, इसने एकोमोडेट किया, समावेश किया, यानी जितनी भी जो डाइवर्सिटीज थी उसको समझा और उन सबको एम्पावर्ड किया। लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ मेजोरिटी को एम्पावर्ड किया। तो जब मेजोरिटी को यानी एक कम्युनिटी को एम्पावर्ड किया, एक कम्युनिटी को एम्पावर्ड नहीं किया तो स्टैंड हो गया कंडीशन और रिजल्ट एज ए रिजल्ट सिविल वार देखने को मिल गया। वही भी बेल्जियम की कंडीशन क्या हुई कि बेल्जियम ने अपने यहाँ एकोमोडेट कर लिया डाइवर्सिटीज को। अब ये कैसे एकोमोडेट किया, एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। स्टार्ट करते हैं कि द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। जो बेल्जियम के लीडर थे वो थोड़ा अलग ही रास्ते को अपनाए। अब वो रास्ता क्या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। सो दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, बेल्जियम देखिए बड़ा ही सराहनीय अप्रिशिएबल काम किया अपने यहाँ कि उसने सबसे पहले अपने यहाँ की जो एग्जिस्ट करने वाली जो रीजनल डिफरेंसेस थे और जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ थी, जितने भी प्रकार की डाइवर्सिटीज़ थी उसको पहले पहचाना कि हमारे देश में कितने कितने प्रकार के डिफरेंसेस है, डाइवर्सिटीज़ है। तो पहले हम उसको देखेंगे और उसके बाद हम ऐसी कोई मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे, ना कि जो ज़्यादा है उसके हिसाब से बना देंगे, ना कि जो कम है उसके हिसाब से बना देंगे, नहीं। पहले हम सबसे पहले रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज को जो कि एग्जिस्ट करती है बेल्जियम में उसको हम लोग पहले पहचानें, उसके बाद हम उसको एकोमोडेट करेंगे। तो अब ये किन किन प्रोसेस के माध्यम से अपने यहाँ सारी व्यवस्थाओं को एकोमोडेट कर लेता है उसको देखते हैं। सबसे पहले आपको बेल्जियम के मैप के बारे में बता दिया जाए तो ये देख पा रहे होंगे, ये बेल्जियम है आपका, क्या है, बेल्जियम है, ये आपका बेल्जियम है। और बेल्जियम अपना जो है 4 देशों के साथ बॉर्डर को शेयर करता है, ये भी हमको पता है कौन कौन से, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। इन तमाम देशों के साथ अपने बॉर्डर को बेल्जियम जो है शेयर करता है। यहाँ पे ब्रुसेल्स है जो कि उसकी कैपिटल सिटी है। एथनिक कंपोजिशन को हमने देख लिया था। देश में मेजर कम्युनिटी कौन है, डच,
स्टेट में कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में कौन है, तो फ्रेंच। इस तमाम हम एथनिक कंफ्यूजन को शुरुआत में ही समझ चुके हैं। और इसके बाद वो उसने जब बात ये आई कि अब पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को कैसे करें, तो सबसे पहले उसने अपने यहाँ की रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज पे फोकस किया कि जो एग्जिस्ट करने वाले डिफरेंसेस है पहले हम उसको समझें, उसको देखें। तो अब यहाँ से शुरू होता है आपका टॉपिक कि जो बेल्जियन मॉडल था वो क्या था और कैसे एकोमोडेट किया गया, कैसे एकोमोडेट किया गया और एकोमोडेट करके सारी व्यवस्थाओं को हैंडल करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले अगर बात करें एकोमोडेशन की, तो कैसे एकोमोडेट किया गया कि बिटवीन 1970s एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। यानी 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपने संविधान को 4 बार क्या किया, अमेंड किया, 4 बार संशोधन किया। और संशोधन होता कब है, ये आपको कंफर्म होगा जब लगे कि हाँ यहाँ तक हो गया, अभी कुछ कमियां हैं तो फिर संशोधन कर दे, फिर कुछ कमियां देखी तो फिर कुछ संशोधन कर दे। तो सबसे पहले उन्होंने 1970 से 1993 के बीच में अपने संविधान को 4 बार क्या किया, अमेंड किया टू so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country, जिससे कि एक देश के सभी लोग एक साथ रह पाए। इसके लिए अपने संविधान को 4 बार अमेंड किया 1970 से 1993 के बीच में। 1970 से 1993 के बीच में अपने संविधान को 4 बार अमेंड किया। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्ड that the number of Dutch speaking and French speaking minister shall be equal in the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी केंद्र सरकार में जो दोनों कम्युनिटीज थी, डच और फ्रेंच के जो नंबर ऑफ मिनिस्टर थे वो इक्वल कर दिए गए, यानी नंबर ऑफ इक्वल मिनिस्टर कर दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट में। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड टू द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। तो जब आप खुद सोचिए कि अगर 2 कम्युनिटी है या 3 कम्युनिटी और सबके इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार में, तो कोई भी डिसीजन यूनिलैटरली अकेले नहीं ले सकता। तो ये पहला मॉडल आप देख पा रहे होंगे बेल्जियम का कि अपने संविधान को 4 बार अमेंड किया। फिर इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर, यानी कि चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर हो चाहे डच स्पीकिंग मिनिस्टर हो, उन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल नंबर कर दिया। क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, जिससे कि कोई भी डिसीजन अकेली कम्युनिटी न ले पाए। एंड many power of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country. The state government are not subordinate to the central government. The state government are not subordinate to the central government। यानी कि बहुत सारी पावर, जैसा कि हमने श्रीलंका केस में देखा था, तो पूरी पावर श्रीलंकन गवर्नमेंट के हाथ में थी। किसके हाथ में थी, श्रीलंकन गवर्नमेंट, यानी जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी उसी के हाथ में कंसोलिडेट थी। कौन, लेकिन जब बेल्जियम की बात आई तो बेल्जियम में पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रह गई, बल्कि बहुत सारी पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को। और क्या कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट जो है सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी स्टेट गवर्नमेंट खुद भी कुछ डिसीजन ले सकता है, कुछ काम कर सकता है। यानी स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि जो बहुत सारी पावर्स को शेयर कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। इसके बाद ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में भी समस्या थी, देश में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर कर दिया गया। कैपिटल सिटी ब्रसेल्स की बात आई तो वहां पर भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर लिखा है, बोथ द कम्युनिटी हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। दोनों कम्युनिटी, डच और फ्रेंच, दोनों कम्युनिटी के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर ब्रसेल्स में भी कर दिए गए। क्यों, क्योंकि देश में कौन ज्यादा था, डच, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया फ्रेंच को। तो कैपिटल सिटी में कौन ज्यादा था, फ्रेंच, तो उसने एडॉप्ट कर लिया, मतलब कि एक्सेप्ट कर लिया किसको, डच को। तो एक ने देश में कंप्रोमाइज किया, एक ने कैपिटल में कंप्रोमाइज किया, और शानदार एकोमोडेशन देखने को मिल जाता है। तो वही कह रहा है कि आप जो है द फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल थे एक्सेप्ट कर लिए थे ब्रसेल्स में, क्योंकि डच स्पीकिंग लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था इक्वल रिप्रेजेंटेशन देश में। तो कुछ इस तरीके से बेल्जियन मॉडल काम करता है। ये चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, ये आपका जो है अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। Apart from the central and state government, there is a third kind of government, that is community government.
सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी गई, स्टेट गवर्नमेंट बना दी गई। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी सिस्टम में देखने को मिल गया। इसके बाद इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गई, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर बेल्जियम में भी हो गई, ब्रसेल्स में भी हो गई और पूरे देश में भी हो गई। इन दोनों प्रकार के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अपार्ट इसके अलावा अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी वहां बना दी गई, जिसको बोला गया क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट को भी क्रिएट कर दिया गया बेल्जियम में, जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। जो कम्युनिटी, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, चाहे वो डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, नो मैटर वेयर दे लिव, वो पूरे देश में कहीं भी रहे। And this government has the power regarding cultural, educational and language related issue। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट बन गया, स्टेट गवर्नमेंट बन गया और एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बन गया। कहाँ पर, बेल्जियम में। अब इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सामुदायिक सरकार। अब ये सामुदायिक वो कम्युनिटी लैंग्वेज के बेस पे भी हो सकती है, रिलीजन के बेस पे भी हो सकती है, कल्चर के बेस पे भी हो सकती है। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ये अगर मान लीजिए बेल्जियम है, ये बेल्जियम है मान लीजिए, तो इस बेल्जियम में अगर ऊपर जो है डच वाले हैं, नीचे फ्रेंच वाले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ऊपर डच ही है नीचे ही फ्रेंच है। कुछ फ्रेंच यहाँ भी हो सकते हैं, कुछ डच यहाँ भी हो सकते हैं। तो ऐसी एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बना दिया गया, जिसका नाम रखा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या नाम था, क्या काम था बेसिकली, तो काम यही था कि चाहे लैंग्वेज का मामला हो, जैसे मान लीजिए सरकार तो बन गई, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर, सारे काम चल रहे हैं, सेंटर बन गई, स्टेट बन गई, चल रहा है पूरा। लेकिन अगर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इशू आ जाएगा, कोई व्यक्ति यहाँ है तो यहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट चल रही है मान लीजिए, और यहाँ पे डच गवर्नमेंट चल रही है, तो यहाँ पे जो कोई फ्रेंच रहेगा, यहाँ पे जो कोई डच रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ डिसरिगार्डिंग हो सकता है। तो इसके लिए एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बना दिया गया, जिसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये गवर्नमेंट का सिर्फ काम ही था, क्या काम था, कि वो कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को क्या करे, हैंडल करे। जैसे मान लीजिए कोई भी मामला अगर लैंग्वेज को लेकर आता है पूरे देश में, तो वो व्यक्ति देश के चाहे वेलोनिया रीजन में हो, चाहे वो फ्लेमिश रीजन में हो, वो अपने काम को उस कम्युनिटी गवर्नमेंट के माध्यम से करवाएगा, या कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम होगा उस मैटर को हैंडल करना। इस पे सेंट्रल स्टेट का मामला नहीं रहेगा, इस पे कम्युनिटी गवर्नमेंट खुद इस चीज़ को हैंडल करेगी। अगर लैंग्वेज रिलेटेड इशू रहेगा, कल्चरल रिलेटेड इशू रहेगा, या फिर एजुकेशनल को लेकर कोई भी ऐसा इशू रहता है तो यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम मुख्य रूप से ये था कि देश में लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, कल्चर के आधार पे, किसी भी आधार पे कोई इशू है, इस पे अगर कोई काम करना है तो इस पे काम करेगी कौन, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कोई व्यक्ति चाहे फ्लेमिश रीजन में रहता हो, चाहे वो वेलोनिया रीजन में रहता हो, चाहे फिर जर्मन रीजन में रहता हो, उससे मामला उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो व्यक्ति बेल्जियम में कहीं भी रहता है और उसको लैंग्वेज रिलेटेड इशू आता है, तो उसको हैंडल करने का काम कौन करता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट करती है। कौन करती है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट करती है। यानी कि उसने सेंट्रल और स्टेट को बहुत शानदार तरीके से मैनेज कर दिया, और इसके बाद एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बना दिया, जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। यानी कि ये था कुछ बेल्जियम का बहुत ही शानदार जबरदस्त मॉडल, जिसके माध्यम से बेल्जियम ने अपने यहाँ की डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करने का प्रयास किया। तो लिख रहा है कि बेल्जियम मॉडल वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बेल्जियम का जो मॉडल था, जो डाइवर्सिटीज थी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्क सो वेल फॉर, लेकिन ये जो अरेंजमेंट जिस तरीके से किया गया, बहुत ही शानदार काम किया। और दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइक बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कम्युनिटी इन द लिंग्विस्टिक लाइन। एकोमोडेशन हो गया, सबको एम्पावर्ड कर दिया गया, पावर शेयरिंग कर दी गई, तो किसी भी प्रकार से सिविक स्ट्राइक जैसी कंडीशन देखने को बेल्जियम में नहीं मिलता है। लेकिन बेल्जियम में बड़े ही शानदार तरीके से अपने यहाँ की पूरी व्यवस्था को हैंडल कर लेता है। क्या क्या उसने किया, 70 से 93 के बीच में अपने संविधान को कितनी बार, 4 बार अमेंड किया। इसके बाद इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट में कर दिया। कौन कौन से, चाहे डच स्पीकिंग हो, चाहे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हो। इसके बाद आपकी जो है बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, और स्टेट गवर्नमेंट जो है सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके बाद ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई, जिसमें कि फिर से इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों कम्युनिटी के देखने को मिल गए। इसके बाद आपका सेंट्रल बन गया, स्टेट बन गया, और एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बना दी गई, जिसका नाम था क्या,
कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या बना दी गई? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कहाँ पर? बेल्जियम में। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट काम क्या था? किसी प्रकार का लैंग्वेज, कल्चरल, एजुकेशनल या किसी प्रकार का कोई ऐसा इशू रहता है तो उसको हैंडल करने का काम सिर्फ कौन करेगी? कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। यानी कि इतने कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी बेल्जियम ने बहुत ही शानदार अरेंजमेंट करके अपने यहाँ की पूरी समस्याओं को, डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट कर लिया। यानी डाइवर्सिटीज़ को डिवीजन नहीं बनने दिया, डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट कर लिया। डाइवर्सिटीज़ को डिफरेंस में क्या बोल सकते हैं, जो डिफरेंसेस थे उनको डिवीजन में कन्वर्ट नहीं होने दिया, बल्कि डिफरेंसेस को एकोमोडेट कर लिया। सो हम जान गए कि ये जो अरेंजमेंट था बेल्जियम के द्वारा किया गया बहुत ही शानदार वर्क करता है, और किसी प्रकार की जैसे सिविल वार जैसी कंडीशन देखने को मिलती है श्रीलंका में, वो कंडीशन बेल्जियम में हमें देखने को नहीं मिलती है। अब होता क्या है इसकी वजह से? इसकी वजह से होता क्या है कि आपका एक छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि जब many country of the European Parliament in Brussels, Europe came together to form the European Union. Brussels was chosen as the headquarter. ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है कि यूरोपियन कंट्रीज जब साथ में यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए आते हैं, बहुत सारे कंट्रीज एक साथ आते हैं, तो ये होता है कि किस देश में अपना जो हेडक्वार्टर बनाया जाए। तो ब्रसेल्स को ही शानदार तरीके से अपना हेडक्वार्टर बनाने का डिसीजन यूरोपियन यूनियन, कौन सी? यूरोपियन यूनियन ने अपना डिसीजन दिया कि हम अपना हेडक्वार्टर जो है कहाँ बनाएंगे। इतने सारे देशों का मतलब संघ बना, और संघ बना तो उसको बोला यूरोपियन यूनियन। तो ये हुआ कि हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा? तो ये हुआ हेडक्वार्टर जो है हमारा इस्टेब्लिश होगा बेल्जियम में। अब इसके पीछे रीजन क्या था कि उसने अपने यहाँ इतने सारे, जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे, हम लोग भी जब इतने लोग देश एक साथ रहेंगे तो तमाम डाइवर्सिटीज़ हैं, कैसे हम एक दूसरे की मदद करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे। तो इसके लिए मोटिवेशन लेने के लिए बेल्जियम ने जो काम किया था उसका सहारा लिया गया कि देखो बेल्जियम में इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ थी, फिर भी उसने एकोमोडेट कर लिया, तो क्यों ना हम भी अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाएं? उसी देश में, क्योंकि उसी से शिक्षा लेके हम अपनी पूरी व्यवस्थाओं को हैंडल करेंगे। तो ये कुछ रहा कि किस प्रकार से बेल्जियम ने अपनी पूरी व्यवस्थाओं को, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको हैंडल किया, और हैंडल करने के बाद अप्रिसिएशन भी उसको मिलता है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बेल्जियम में देखने को मिल जाता है, बेल्जियम हमें देखने को मिल जाता है, और अपनी पूरी डाइवर्सिटीज़ को किस तरीके से बेल्जियम हैंडल करता है इसको हमने देख लिया। तो दो स्टोरीज हमने पढ़ रहे थे, एक पढ़ रहे थे बेल्जियम की और एक हम पढ़ रहे थे श्रीलंका की। हम लोग श्रीलंका की। हमने देखा श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया, पावर को कंसोलिडेट करके अपने पास रख लिया। वहीं पे बेल्जियम ने पावर का शानदार अरेंजमेंट किया, पावर को जबरदस्त तरीके से शेयर किया। एक ने व्यवस्था को एकोमोडेट कर लिया पावर को शेयर करके, और एक ने पावर को शेयर नहीं किया, बल्कि मेजोरिटी कम्युनिटी जो थी उसी के पास पूरी पावर का कंसोलिडेशन दे दिया और पूरी व्यवस्था को पार्शियलिटी के तरीके से अरेंज कर दिया, जिसकी वजह से सिविल वार जैसी कंडीशन देखने को श्रीलंका में हमें मिल गई। कंडीशन बड़ी भयावह हो गई, लाखों लोग जो है अपने जान माल सब कुछ गवा दिए। वही बेल्जियम ने अपनी पूरी व्यवस्था को, पूरी डाइवर्सिटीज़ को एकोमोडेट कर लिया, जिसकी वजह से उसको एप्रिसिएशन मिला। तो इन दोनों कहानियों से हमें ये समझ में आया कि देखिए डाइवर्सिटीज़ कितनी है ये बड़ा मैटर नहीं करता, लेकिन डाइवर्सिटीज़ के बाद अगर पावर को शेयर नहीं करते हैं तो कंडीशन, अगर करते हैं तो क्या होता है, नहीं करते हैं तो क्या होता है। इन दोनों छोटे छोटे देशों के द्वारा हमें ये सीखने को मिला कि पावर शेयरिंग वास्तव में कुछ तो ऐसा है जो होना चाहिए, यानी पावर की शेयरिंग की जो नीड है एक देश में होनी चाहिए, पावर शेयरिंग देश में होना ही चाहिए। तो इस चैप्टर के माध्यम से, इन दोनों कहानियों के माध्यम से हम समझ चुके हैं कि पावर क्या होती है और पावर शेयरिंग क्यों जरूरी होनी चाहिए। तो अगली जो हमारी हेडिंग बनेगी, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो फिलहाल आज के सेशन में हमने देखा दोनों देशों ने किस प्रकार से अपनी डाइवर्सिटीज़ को हैंडल किया। सो आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस सेशन, और आई होप आपको इस सेशन में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पिन करें और उस पर फिर से काम किया जाएगा। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, और इस पूरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिल्कुल जो है भूलिएगा नहीं। आज के सेशन में इतना ही, आज के सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।